स्ट्रेस, घबराहट, नींद ना आना, ये महसूस होना कि कहीं हमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कमजोरी महसूस करना, रात में जागना, ये देखना कि कहीं हमारे आसपास कोई कोरोना वायरस इन्फेक्शन का पेशेंट तो नहीं। लगभग आधा विश्व आजकल इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन वर्मा और आज इन मुद्दों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए हैं जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा। सर एमडी साइकेट्रिस्ट हैं एम्स से। सर का दिल्ली जनकपुरी में एक क्लिनिक है, ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक, और एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक। सो आई वेलकम यू सर। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू सचिन एंड वेलकम यू टू आल्सो एंड इट इज प्लेजर कि आपसे बात। सर, पिछले 2 महीने में मैंने इतने फ्लू से रिलेटेड पेशेंट नहीं देखे, उतने कोरोना वायरस के पेशेंट नहीं देखे जितने कोविड रिलेटेड एंजाइटी के देख लिए हैं। जिस भी व्यक्ति से बात करो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ सर, ये स्ट्रेस है क्या और ये सबको क्यों हो रहा है? देखिए, स्ट्रेस की मैं बहुत ही सरल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस मतलब कोई भी चीज अगर हमें लगता है कि हमारी क्षमता से बाहर है बट फिर भी वो हमारे लिए जरूरी है तो वो हमें स्ट्रेस देती है। एग्जाम्पल, इंसानी ब्रेन जो है वो या मन जो है वो ऐसी चीजों को देखता है सबसे पहले, क्या ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। ऑफकोर्स कोरोना जो है वो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे जान भी जा सकती है और घर वालों को भी परेशानी हो सकती है। दूसरी बात ये देखता है कि ये क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ या नहीं। जैसे कि अभी तक डॉक्टर सचिन आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और इसका ट्रीटमेंट भी क्लियर कट नहीं है। तो एक एंजाइटी या स्ट्रेस होना जो है लोगों को नॉर्मल है। तो अगर हमें पैसों की जरूरत है और लगता है कि जितने पैसे चाहिए उससे कम है तो भी हमें स्ट्रेस होगा। अगर हमें कहीं जाना है और हमें लगता है कि वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा और हमारे पास 40 मिनट है तो भी हमें स्ट्रेस होगा। उसी तरह जब भी कोई चीज ऐसी होती है, फियर ऑफ अननोन, उससे सबसे ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं लोग कि कोई भी चीज पता नहीं क्या हो जाएगा और कैसे मैं उसको मैनेज करूंगा, क्या रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए होंगे। तो कोई भी चीज जब हमें लगता है कि हमारी कैपेसिटी से बाहर है वो हमें स्ट्रेस देती है। उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं कई लोगों के। कई लोग उसको बहुत अच्छे से हैंडल करें और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएं और कई लोग उसमें परेशानी में भी आ जाते हैं, खासकर शुरुआती दौर में। बाद में धीरे धीरे लोग सेटल होने लगते हैं। राइट। तो सर, हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते रहते हैं, आप तो साइकेट्रिस्ट ही हैं, डेफिनेटली आपके पास मुझसे ज्यादा पेशेंट इस तरह के आते हैं। लेकिन फिर भी हमने अपने कोलीग्स में भी देखा, अपने रिलेटिव्स में भी देखा है, अपने पेशेंट्स में भी देखा है, कुछ लोग सपोज कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ तो कुछ लोग बहुत ही एक्सुबरेंट रहेंगे, कुछ बहुत ही पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, और कुछ लोगों में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने लग जाता है। कुछ लोगों में मैंने ये देखा कि सुसाइडल टेंडेंसीज भी आने लग गई है। कोरोना वायरस तो एक ही है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का रिस्पांस आधे लोगों के मुकाबले बिल्कुल ही डिफरेंट होता है? पर्सन टू पर्सन ये वेरी क्यों कर जाती है चीजें? डॉक्टर सचिन, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कोरोना वायरस तो सिर्फ एक है लेकिन सबके रिएक्शन जो है वो डिफरेंट है। उसका रीजन ये है कि किसी भी स्ट्रेस या किसी भी सिचुएशन में एक तो सिचुएशन का हाथ होता है, दूसरा जो इंसान है वो उसको किस तरह से लेता है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कई लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और कई लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, या साइकोलॉजी की भाषा में बोलो कई लोग हार्म अवॉइडेंस की कैटेगरी में आते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो या ना हो लेकिन कुछ बुरा ना हो। और कई लोग रिस्क टेकर्स होते हैं कि वो लाइफ में कुछ नया या थ्रिलिंग करना चाहते हैं। तो इसलिए 50% लोगों में देखा गया है अक्सर अगर लाइफ में कोई स्ट्रेस आती भी है तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग टेंशन में जाएंगे, घबराहट में जाएंगे, या उनको बिहेवियर चेंजेस आएंगे या वो डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन बाकी 50% लोगों में ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के रूप में हो कि वो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो उनमें घबराहट हो रही है, उनको उदासी हो रही है और उदासी भी इतनी गंभीर हो रही है कि वो मरने या सुसाइडल थॉट्स की बात कर रहे हैं, या बिहेवियर में इतना ज्यादा चेंज आ रहा है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस या सब्सटेंस यूज, मतलब ज्यादा सिगरेट पीना या ज्यादा शराब पीना, इस तरफ जा रहे हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, स्ट्रेस पे तो डिपेंड करता ही है। जैसे कि बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, तो ये इंसान पे भी डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन को किस तरह से देखता है। राइट, पॉइंट वेल टेकन है सर। हम भी ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कुछ लोग इतने दान कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, और बहुत से लोग योगा कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहा है। तो हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो किसी ना किसी तरह से अपने माइंड को पॉजिटिव रख पाए, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रख पाए या इस स्ट्रेस से निकल पाए। लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बावजूद, इवन दो कि लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग
तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस स्ट्रेस से ना निकल पाए, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए बेसिकली ये है कि हमें दो चीजों को देखना पड़ेगा। कुछ चीजें जो स्ट्रेस है वो घर पे ही हैंडल हो सकती है, उसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत है ही नहीं। जैसे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस जो है वो फिजिकल स्ट्रेस भी होगी, मतलब शारीरिक स्ट्रेस। अगर आप टाइम पे सो जाते हैं और आप हेल्दी खाना खाते हैं और आप 20-25 या 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं हफ्ते में 5 दिन, तो एटलीस्ट आपको फिजिकल स्ट्रेस नहीं होगी। क्योंकि जो लोग बिजी नहीं है डॉक्टर्स की तरह, पुलिस वालों की तरह या बाकी लोगों की तरह, या ऑनलाइन पे जो काम कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए हैं बैंकिंग सेक्टर में, बाकी लोगों के पास तो टाइम की कमी नहीं है, तो अपनी स्लीप रूटीन को अगर वो मेंटेन करते हैं तो उनको फिजिकल स्ट्रेस जो है वो कम होगी। उसी तरह साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में अगर हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जो प्रोडक्टिव है, मतलब जिसने कुछ किया और ये सही डायरेक्शन में था, तो हमें लगेगा हमने कोई अच्छी बुक पढ़ ली, या हमने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया, या हमने अपने बच्चे की मदद कर दी, या अपनी वाइफ को सपोर्ट कर दिया, या वाइफ ने हस्बैंड को सपोर्ट कर दिया, एंड सो ऑन। तो हमें साइकोलॉजिकली भी अपने बारे में बेहतर लगेगा, चाहे हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं उसके बावजूद भी। बल्कि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए आप मूवी भी देखते हैं, तो आप गुम हो जाते हैं उस समय के लिए। तो आप उस समय आपको कोई चिंता या टेंशन नहीं होती है, तो आप फिजिकली और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से जो है वो दूर रह सकते हैं। लेकिन उसके उल्टा अगर हम कोरोना के बारे में ही न्यूज देखते रहेंगे, उसके बारे में ही वीडियोस देखते रहेंगे, उसी के बारे में पढ़ते रहेंगे, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसी के बारे में व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड या बैकवर्ड करते रहेंगे, तो उससे हमारे को और स्ट्रेसफुल होने की संभावना ज्यादा है कि हमारा दिमाग जो है उसको और भी बड़ा बना देगा जितनी वो समस्या है। तो राइट। अगर हम मेरे ख्याल से इसे हम एक नेगेटिव फीडबैक लूप ऑफ हेल भी कहते हैं कि हम जिस चीज के बारे में जितना सोचते चले जाते हैं, अगर हम ये महसूस करें कि अब हम अपने आप में एंजाइटी नहीं होने देंगे, और जितना हम सोचते हैं कि अब हम इस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, उतना हम उसके बारे में सोचते चले जाते हैं, फिर हमें घबराहट होने लगती है, फिर हम बोलते हैं कि अब हम घबराहट नहीं होने देंगे, और जितना हम सोचते चले जाते हैं तो फिर हम एक नेगेटिव फीडबैक लूप में चले जाते हैं, और प्रोबेबली वहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो ये सिर्फ बिल्कुल आम लोगों की सर प्रॉब्लम नहीं है, एज डॉक्टर्स भी हमने देखा कि जो लोग कोविड पेशेंट्स देख रहे हैं, इवन तो कुछ लोगों का स्ट्रेस, जैसे पहले भी डिस्कशन हुआ, फियर ऑफ अननोन है, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कोरोना होगा कि नहीं होगा, दे आर स्ट्रेस। कुछ लोगों के परिवार वालों को इन्फेक्शन हो चुका है, कुछ लोगों के एज डॉक्टर पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो चुका है, कुछ लोगों ने डेथ्स भी देख ली है, बहुत सारी अपने परिवार में देखी है, अपने पेशेंट्स की देखी है, और उसके बाद उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो बहुत ही कॉमन है डॉक्टर्स में एटलीस्ट। सो उस पे मैं चाहूंगा कि आप कुछ लाइट डालें और कैसे लोग इससे अपने आप को बाहर निकालें। देखिए डॉक्टर सचिन, आपने काफी अच्छी चीज पूछी है, मैं इसको थोड़ा साइंटिफिकली वो करना चाहूंगा। देखिए कुछ लोग तो घर में हैं और उनको ग्रोसरीज मिल रही है, बट वो लॉकडाउन में है, वो घर से बाहर नहीं जा रहे, और उनका रूटीन जो है वो बिगड़ गया है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वाइफ्स हैं जो काम करती हैं, जो होम मेकर्स भी हैं, अब अचानक ही सारे लोग घर पे हैं, अगर वो हेल्प नहीं कर रहे हैं तो उनका काम भी बढ़ गया है, या हस्बैंड भी है जो फ्रस्ट्रेटेड है, या सो ऑन, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जॉब्स हैं, वो सारी चीजें। कुछ लोग जो हैं वो सच में ही बहुत गंभीर समस्या में, जैसे पुलिस वाले हैं जिनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उनको भी उतना ही रिस्क है कोरोना का, बल्कि ज्यादा रिस्क है, उनको लोगों को स्क्रीन भी करना है। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में चाहे वो डॉक्टर्स ही हों, सिस्टर्स हों, इवन क्लीनिंग वाला जो स्टाफ है उनका भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। उनका जो काम है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। तो अब उसमें क्या होगा, नॉर्मली जब इंसान को दिक्कत आती है तो जैसे हमने बात की, 50% लोग तो बल्कि सेवा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, या अपनी जिंदगी में कोई बदलाव ला रहे हैं, छोटा या बड़ा। लेकिन बाकी लोग जो परेशान हो जाते हैं उसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो है कि छोटी मोटी दिक्कत आ रही है, तो उसमें तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होगा। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में 2-3 तरह के रिएक्शन होंगे, या तो डिप्रेशन होगा, उदासी होगी, रोने का मन करेगा, या गंभीर हो जाएगा तो सुसाइडल मन भी करेगा। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब है जिंदगी में जो तनाव आया उससे आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात है, कुछ लोगों को घबराहट होगी, उनको डर लगेगा मुझे कोरोना ना हो जाए, फैमिली को ना हो जाए, जैसे कि आपने बताया था। और कुछ लोग जो हैं जिन्होंने इसकी वजह से अपने घर वालों को खो दिया, कुछ लोग जो हैं जो इससे ग्रस्त हो चुके, कुछ लोग जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो टीम मेडिकल स्टाफ है जो इसको डील कर रहा है डायरेक्टली, और उनको पता है कि उनको खतरनाक रिस्क है, उस केस में एक वर्ड यूज होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वैसे तो ये शब्द का इस्तेमाल होगा 1 महीने बाद। पहले हम बोलेंगे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर या एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, जो पहले 3 दिन के लिए होता है। उसके बाद तीसरे दिन से लेके 1 महीने तक इसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलेंगे।
बिकॉज पीछे मैंने एक फोटोग्राफ देखी थी जिसमें इटली में एक डॉक्टर रो रहा था। तो हो सकता है कि वो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में आएगा अगर महीना पूरा नहीं हुआ। अगर 1 महीना पूरा हो जाता है तो ये अक्सर ये देखा गया है कि 95% लोग फिर भी सेटल हो जाते हैं, चाहे वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी रहे। जैसे फौजी लोग रहते हैं वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या कारगिल वॉर वगैरह में। बट जो 5% लोग हैं उनके साथ शायद ये जिंदगी भर रहे, उनके लिए एक जिंदगी आफ्टर कोरोना डिफरेंट ही हो जाए हमेशा के लिए। तो उसमें यूज वर्ड करते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब पोस्ट मतलब बाद में, स्ट्रेस मतलब टेंशन की वजह से, ट्रॉमा मतलब परेशानी, और डिसऑर्डर मतलब कि जो परेशानी हुई है उसमें ये हो सकता है कि जैसे रात को सपने आना उसी बारे में, रात को नींद ना आ पाना, उस बारे में बात करें तो मन ना करना, वो सारी चीजें आने वाले समय में आएंगी। अभी जो आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, मेनली वो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होगा और मेजोरिटी में बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएगा। बट 5% लोग जरूर हैं जो जिन्होंने अपने घर वालों को लूज किया है, या जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ है या जो लोग बहुत फ्रंट लाइन पे हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। या किसी की लाइवलीहुड भी अगर चली जाती है जॉब वगैरह तो भी प्रॉब्लम आ सकती सो इशू ये है कि फिर जैसे डिस्कशन हुआ कि बहुत सारी चीजें आपने भी बताया कि लोग कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे लोगों को फिर साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेने की जरूरत है? बिकॉज पीपल शुड नो कि ये मेरा डोमेन है, यहाँ पे मुझे खुद एफर्ट करने हैं और इसके बाद तो अब मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना है। तो वो रेड फ्लैग साइन या वो डेंजर साइंस कौन से हैं बेसिकली जो आम लोगों को पता होनी चाहिए? है। देखिए, इसको बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो आपने घर पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, आपने अपने फाइनेंसिस का ध्यान रखा, अपने फैमिली के साथ मिले जुले और आपने अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर लिया और उससे ही आपकी घबराहट काफी हद तक कम हो गई, आपने थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा की। उसके बाद दूसरा लेवल आ गया है कि अब आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या है, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है या किसी को पहले से ही डिप्रेशन है तो वो बढ़ जाता है, तो अपने कंसर्न साइकेट्रिस्ट को ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। बिकॉज अब जो है गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस रिलैक्स कर दी हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिससे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। बट अगर एंजाइटी बहुत ही ज्यादा है और वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है और दवाइयां में से मैनेज नहीं हो पा रही है, कोई सुसाइडल हो रहा है या किसी को नशे के विड्रॉल हो रहे हैं, जैसे अल्कोहल वैसे तो मेजोरिटी लोगों का खत्म हो गया होगा, बट किसी कोई रेगुलर लेता है और उसका अभी खत्म हुआ है और पिछले 2-3 दिन से वो सो नहीं पाया है, बहुत परेशान है, तो उस केस में तो फिर एडमिशन की जरूरत पड़ेगी। उसमें तो आपको फिजिकली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अगर कोई सुसाइडल है, सब्सटेंस का विड्रॉल है, तो खासकर अल्कोहल का, या कोई स्मैक लेता है या अफीम या उस तरह की चीजें लेते हैं, तो उनको दिक्कत आएगी, उनको एक स्पेशलिस्ट के पास फिजिकली जाना पड़ेगा, शायद वो ऑनलाइन से भी मैनेज ना हो पाए। राइट। सो अब हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की, हमने रेफरल टू साइकेट्रिस्ट की बात की। ऑब्वियसली जब हम योगा मेडिटेशन की बात करते हैं तो अब हमने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। सो अब क्योंकि लोगों के माइंड में वो नेगेटिव फीडबैक लूप चल ही रहा है, जहाँ पे उनका माइंड डाइवर्ट हो ही नहीं पा रहा है, तो मैं चाहता हूँ आपको सजेशन दें कि लोग किस तरह से अपने माइंड को रिलैक्स करें, कैसे वो उन चीजों पे फोकस करें या किन चीजों पे वो फोकस करें जिससे उनका माइंड रिलैक्स हो पाए या फिर वो इस तरह की एंजाइटी से निकल पाए। देखिए, एक तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एक पहली चीज की बात करते हैं, स्टीवन कोवी जी ने कहा था, एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है और एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब जो चीजें हमें परेशान करती हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिनका हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम अपने उस दायरे में रहेंगे जिनका हम कुछ कर सकते हैं तो हम खुश रहेंगे, और अगर हम उन चीजों के बारे में सोचेंगे जो हमारे दायरे में है ही नहीं। अब जैसे मैं तो वैक्सीन नहीं बना रहा, अगर मैं वैक्सीन के बारे में ही सारा टाइम सोचता रहूंगा तो मेरा परेशान होना जो है वो लाजमी है, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं, ये तो उस साइंटिस्ट के हाथ में है जो इस पे काम कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम उन चीजों पे फोकस रखें जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है कि हम टाइम पे सो जाएं, क्योंकि टाइम पे ना सोना, अक्सर मैंने क्या देखा है कि रात के 2-2 3-3 बजे तक लोग बातें करते रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर करते रहते हैं। उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी भी कम होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरोना के वायरस के टाइम में। इसलिए अगर आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है तो वो करना है टाइम पे सोना, क्योंकि अगर आप टाइम पे सोएंगे तो आप टाइम पे उठेंगे। उसके बाद दूसरी चीज अगर आपको करनी है तो वो है हेल्दी ईटिंग। इस टाइम मैंने देखा है कि मैगी नहीं मिल रही, पेप्सी नहीं मिल रही, जैसी वो आती है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी स्ट्रेस होता है तो या तो लोग जंक फूड और नशे की तरफ जाते हैं या वो हेल्दी ईटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो दूसरा उनको काम करना है हेल्दी ईटिंग, तीसरा उनको काम करना है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, चौथा उनको इम्पोर्टेंट काम करना है कि उनको फाइनेंसिस जो है, कई लोग हैं वो छुप जाते हैं, पैसों के बारे में बात नहीं करना चाहते, अपने बच्चों से पैसों के बारे में बात नहीं करना चाहते, खुद भी नहीं बात करना चाहते। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जब हम पेपर पेन लें और लिखें
कि हमारे पास कितना खर्चा महीने का हो रहा है, कितने फंड्स हमारे पास हैं, हमारी रेगुलर सैलरी रहने वाली है या क्या होने वाला है, उस सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी करें। तो ये फाइनेंसिस को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंसान जो है वो खुशी के नहीं, एक गोल के पीछे भागता है, मतलब उसको कोई डायरेक्शन या ग्रोथ होनी चाहिए। तो आपको कोई ना कोई काम ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आप लॉन्ड्री करके भी ले सकते हैं, अपने घर वालों की हेल्प करके, खाना बना के भी ले सकते हैं, या ऑनलाइन कोई प्रोफेशनली कोर्स करके भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद आती है इम्पोर्टेंट बात, पीस ऑफ माइंड या मन की शांति, जो एंड ऑफ द डे सभी को चाहिए। अब अगर तो आप घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, तो काफी बार मैंने देखा है प्रोफेशनली ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि लोग मेडिटेट करें। तो जो लोग कर पा रहे हैं, जो लोग योगा कर पा रहे हैं, मेडिटेट कर पा रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया। बट अगर कोई लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनको बेटर है कि एक प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, और अगर उससे मैनेज हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। और नशे से दूर रहें, और जो है अगर किसी भी तरह की कोई इमोशनल प्रॉब्लम आती है तो हेल्प लें। और बहुत ही ज्यादा दिक्कत लगती है, जैसे सुसाइडल जैसी बात हो जाती है, फिर तो बकायदा एक हॉस्पिटल में जाके अपने साइकेट्रिस्ट को मिलना ही बेहतर रहेगा। तो सर लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हमने लाइफ आफ्टर कोरोना की भी डिस्कशन की। 2020 में इट्स गोइंग टू बी टफ, 2020 फॉर एवरीवन। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी आएंगे, बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी जाने वाली हैं जिस तरह से चीजें नजर आ रही हैं। और कोरोना वायरस की फेजेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोबेबली आएगी, और इन्फेक्शन लंबा रहेगा, लॉकडाउन चल ही रहा है, बहुत सारे तरह के स्ट्रेसर्स हैं लोगों के ऊपर। मे भी लोगों को पूरे साल मास्क के साथ बाहर निकलना पड़े, या फिर उनको मॉल ना जाने को मिले, सिनेमा हॉल्स कब तक बंद रहेंगे किसी को नहीं पता है, सोशल गैदरिंग्स कम हो जाएंगी, फेस्टिविटीज कम हो जाएंगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ ईयर एटलीस्ट। तो मैं आपसे दो चीजों से समराइज करवाना चाहता हूँ। एक कि व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम इट, फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि हमने क्या सीखा इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक से, और हाउ टू प्रिपेयर मेंटली फॉर लाइफ आफ्टर दिस कोविड एंड आफ्टर लॉकडाउन। देखिए, बेसिकली क्या है, स्ट्रेस भी ना दो तरह का होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था। एक स्ट्रेस होता है एक्सपेक्टेड इवेंट ऑफ लाइफ, कुछ ऐसा जिसके बारे में हमें पता है, हो सकता है, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, जैसे अर्थक्वेक की बात करते हैं, या फिलहाल कोरोना की बात करते हैं। अब कोरोना के लिए तो इमोशनली या मेंटली किसी ने भी अपने आप को कभी भी प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो इसलिए ये सिचुएशन बहुत ही नई है। तो शुरू में क्या होता है, एक शॉकिंग सिचुएशन होती है। जब भी हमें पता लगता है कि कोई ऐसी बात हो गई है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारा घबराना, परेशान होना, गुस्से में आना, चिल्लाना, चीखना, फेंकना, सब नॉर्मल है, एटलीस्ट फॉर 2-3 डेज के लिए काफी हद तक। जब हमें कोई ऐसी बात पता लगी, और खासकर इस इन्फेक्शन की जो बहुत ही परेशान करने वाली बात है, एक तो ये अचानक जाने नहीं वाला, इसका टाइम पीरियड कोई बता नहीं सकता, वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट का एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, तो इसमें अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं, अगर इनके बारे में जितनी जानकारी इकट्ठी करते हैं उतना परेशान होते हैं। तो एक बार जब आपको लगता है कि आपको चीज समझ आ गई है, तो आपको अब चेंजेस करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। अब चेंजेस भी इसमें मल्टीपल लेवल पे आएंगे। इसमें चेंजेस क्या है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं उनका डिफरेंट सिनेरियो है, जो लोग प्राइवेट जॉब्स में हैं उनका डिफरेंट सिनेरियो, जो बिजनेस में है उनका डिफरेंट सिनेरियो। तो सबको अपने फाइनेंसेस वर्कआउट करने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनको अपने पैसों का हिसाब किताब तो देखना ही पड़ेगा, उस हिसाब से ही अपना खर्चा आगे चलाना पड़ेगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, अपने हेल्थ का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। उनको फिजिकल एक्टिविटी में एक्सरसाइज, टाइम पे सोना, हेल्दी खाना, ये तो करना ही पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकते। इससे आगे जाना चाहते हैं तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल कोर्सेज भी कर सकते हैं। अगर नहीं करें तो एटलीस्ट पहले वाली 3 चीजें जरूर कर लें, वो है नींद, खाना और फिजिकल एक्टिविटी, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चे आपको देख रहे हैं, बच्चे हमेशा सीखते हैं अपने माँ बाप से, जब वो बात नहीं कर रहे होते, रादर देन जब उनको वो बोल रहे होते हैं, या बच्चों को लगता है उनको कोई लेक्चर पिला रहा है। तो वो देख रहे हैं आपको कि आप कैसे अपने फाइनेंसिस को हैंडल कर रहे हैं, आप अपनी कैसी हेल्थ को हैंडल कर रहे हैं, कैसे आप बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, कैसे अपने बड़ों को हैंडल कर रहे हैं, कैसे अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे न्यू चैलेंजेस के लिए आप अपने आप को रेडी हो रहे हैं। तो इंसानी फितरत है कि जब भी उसे लगता है कि कोई डायरेक्शन है, कुछ पॉसिबिलिटी अगर वो निकाल लेते हैं, तो उनको हमेशा ही अच्छा लगता है, और उस डायरेक्शन की तरफ वो काम करना अगर शुरू करते हैं तो उनको उसमें मजा आता है। हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी जरूर होनी चाहिए कुछ घंटों के लिए, जो कि प्रोडक्टिव हो और हमें लगे इससे हमें कोई बेनिफिट होने वाला है। वो चाहे हम दूसरों की हेल्प करके ले रहे हैं, काफी लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे, इसको एल्ट्रुइज्म भी बोलते हैं, या वो अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है।
तो जब ये चीजें हो जाएंगी तो बाकी मास्क के साथ घूमना, कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा, फ्रेंड्स के साथ ना मिल पाना, कई लोगों के बर्थडेज निकल गए, घर में बैठे बैठे ही जैसे कई लोग पार्टीज करते थे वो मिल नहीं पा रहे हैं, जो दोस्त नहीं मिल पा रहे, किटी पार्टीज नहीं हो पा रही हैं। तो सोशल गैदरिंग एक आम इंसान के लिए जरूरी है एक लेवल तक। उसका तरीका बदल जाएगा। अब आप वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, काफी सारी एप्स आ गई हैं जिसपे 4-4, 8-8 लोग इकट्ठे आ सकते हैं। तो काफी लोग मेरे साथ शेयर भी करते हैं कि 4-4 फैमिलीज जो है वो इकट्ठी बातें करती हैं, या उनके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो कुकिंग कंपटीशन रखते हैं, गानों का कंपटीशन रखते हैं। तो काफी सारे तरीके हैं। इंसान जो है वो काफी इंटेलिजेंट जानवर है, तो वो चाहे तो इससे बाहर निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं निकल सकता। इसके साथ हमें जीना पड़ेगा। हम इतना भी ना डर जाएं कि हमें फोबिया और एंजाइटी होने लगे, और हम इतना केयरलेस भी ना हो कि हम एकदम दबंग हो जाएं और प्रिकॉशंस ना लें। तो ये एक बैलेंस वाली चीज है जिसका सही सटीक आंसर किसी के पास भी नहीं है, और ये डे टू डे बेसिस पे वेरी होता रहेगा, और आने वाले समय की जो जानकारी है उसके साथ भी बदलता रहेगा। राइट, सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, और उतना ही हम स्ट्रेस से, एंजाइटी से लड़ पाएंगे, उतना ही हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएंगे, और उतना ही हम हेल्दी रह पाएंगे। सो इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू डॉक्टर राजीव। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल होलिस्टिक मेडिकल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, और साइकेट्री रिलेटेड वीडियोस के लिए डॉक्टर राजीव के चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। और हमें उम्मीद है ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं हमारे, और आगे भी आप हमें ऐसी इसी तरह से प्यार करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।